नमस्कार। आज हम एक ऐसे जापानी आइडिया पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना तो जरूर है, लेकिन शायद उसे पूरी तरह समझा नहीं है। इकिगाई। हाँ, इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस की किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ से जुड़े कुछ नोट्स हैं। और अब में से ज्यादातर लोगों ने इकिगाई का वो 4 सर्कल वाला वेन डायग्राम जरूर देखा होगा। हाँ, जो लिंक्डइन पर बहुत घूमता है। आपका पैशन, प्रोफेशन। बिल्कुल, वोकेशन, मिशन सब एक जगह मिल जाते हैं। और वो डायग्राम असल में इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही पश्चिमी मतलब करियर पर फोकस करने वाला नजरिया पेश करता है। सही कहा। और किताब का सबसे दिलचस्प तर्क यही है कि असली इकिगाई, जैसा कि जापान के ओकिनावा में लोग इसे जीते हैं, उस डायग्राम से कहीं ज्यादा गहरा है, सामुदायिक है। तो आज हमारी कोशिश उसी असली मतलब को समझने की है। हम ओकिनावा के ओगिमी गांव चलेंगे, जिसे शतायुओं का गांव भी कहते हैं। सेंटिनेरियंस का गांव। हाँ, और देखेंगे कि उनकी जीवन शैली में ऐसा क्या खास है जो उन्हें एक लंबा, खुशहाल और मकसद से भरा जीवन देता है। सवाल यह है कि क्या लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छा खाना या कसरत करना है, या फिर सुबह बिस्तर से उठने की एक मजबूत वजह होना है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, खासकर आज के दौर में जब बर्नआउट एक आम बात हो गई है। किताब इकिगाई को होने की वजह कहती है। रीजन फॉर बीइंग। हाँ, ये हर किसी के अंदर होता है। कोई बड़ा वर्ल्ड चेंजिंग मिशन नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें जो आपके दिन को मायने देती हैं। हो सकता है वो आपकी बागवानी हो, या अपने पोते पोतियों के साथ खेलना, या अपने दोस्तों के साथ शाम की चाय। बिल्कुल, इसे खोजना ही एक संतुष्ट जीवन की कुंजी है। तो ये एक क्या से ज्यादा एक कैसे है। ये सिर्फ अपना परफेक्ट करियर ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक पूरा दर्शन है, एक जीवन शैली है। वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? देखिए, ओकिनावा की जीवन शैली में कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बातें हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है मोआई। मोआई ये एक पारंपरिक सामाजिक समूह है। ओकिनावा में लोग बचपन से ही 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये मोआई जिंदगी भर साथ रहता है। पूरी जिंदगी? हाँ, ये सिर्फ दोस्त नहीं है, ये एक दूसरे का भावनात्मक और यहाँ तक कि वित्तीय सहारा भी है। अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो ग्रुप का हर सदस्य हर महीने एक तय रकम जमा करता है, और वो उस सदस्य को दे दी जाती है। अरे वाह, ये तो एक तरह का इनबिल्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां हम हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स होने के बावजूद अकेला महसूस करते हैं, वहां ये आइडिया बहुत शक्तिशाली लगता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किताब तर्क देती है कि असली जुड़ाव के लिए आमने सामने मिलना जरूरी है। एक मोआई आपको ये एहसास दिलाता है कि आप एक समूह का हिस्सा हैं, कि कोई है जो आपकी परवाह करता है। ये तनाव के खिलाफ सबसे अच्छी दवा है। सही कहा। डिजिटल कम्युनिटीज अपनी जगह हैं, लेकिन वो उस गहरे भरोसेमंद रिश्ते की जगह नहीं ले सकती जो एक मोआई देता है। शायद हमें अपने शहरों में अपने मोआई बनाने के तरीके खोजने होंगे। सही बात है। तो समुदाय पहला स्तंभ हो गया। अच्छा, उनकी डाइट के बारे में भी बहुत बात होती है। क्या है हारा हाची बू का राज? हारा हाची बू ये कन्फ्यूशियस की एक 2500 साल पुरानी सीख है। अच्छा। जिसका मतलब है अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरो। सिर्फ 80%? हाँ, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा इसका असर है। ओकिनावा के लोग जब महसूस करते हैं कि उनका पेट लगभग भर गया है, तो वो खाना बंद कर देते हैं। इससे पाचन तंत्र पर कम बोझ पड़ता है, सेल्स का ऑक्सीडेशन धीमा होता है, और नतीजतन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। 80% का नियम, ये तो हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, जहां मेहमान को पूरा पेट भरकर खिलाना इज्जत की बात मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। उस सामाजिक दबाव से कैसे निपटा जाए? ये नियम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे अपनाना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये माइंडफुल ईटिंग यानी ध्यान से खाने की प्रैक्टिस से जुड़ा है। तेजी से खाने पर हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलने में 20 मिनट लग जाते हैं कि पेट भर गया है। अच्छा। धीरे धीरे और चबाकर खाने से हमें उस 80% वाले पॉइंट का एहसास जल्दी हो जाता है। और उनकी डाइट भी कमाल की है। बहुत सारे फल, सब्जियां, टोफू और ग्रीन टी। हाँ, और खासकर ग्रीन टी। वो शिकुवासा जैसे खट्टे फल और करेले को अपनी डाइट का जरूरी हिस्सा मानते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। और तीसरा बड़ा राज जो मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला था, वो है रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही ना होना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है।
जापानी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका मतलब हो हमेशा के लिए काम से रिटायर हो जाना। सच में? हाँ, वे एक्टिव रिटायरमेंट में विश्वास रखते हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वे वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है, चाहे वो अपने खेत में सब्जियां उगाना हो या लकड़ी का काम करना हो या समुदाय के बच्चों को कुछ सिखाना हो। बिल्कुल, ये उन्हें हर सुबह उठने का एक मकसद देता है। ये बात हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट को आराम करने का समय माना जाता है, लेकिन यहाँ उसे उद्देश्य खो देने के बराबर देखा जा रहा है। सही कहा, ये तो उम्र को लेकर हमारे पूरे नजरिए को ही बदल देता है। और इन्हीं 3 स्तंभों समुदाय, आहार और उद्देश्य से किताब इकिगाई के 10 नियम निकालती है। हाँ, 10 नियम। ये नियम किसी कमांडमेंट्स की तरह नहीं है, बल्कि ओकिनावा के बुजुर्गों की जिंदगी से सीखी गई बातें हैं। तो चलिए नियमों को थोड़ा और समझते हैं। उन्हें एक एक करके गिनने के बजाय शायद हम उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटकर देख सकते हैं। कुछ मानसिकता से जुड़े, कुछ शारीरिक सेहत से। ये बहुत अच्छा आइडिया है। पहला ग्रुप हम बना सकते हैं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का। ठीक है। इसमें 4 नियम बहुत अच्छे से फिट होते हैं। पहला, धीमे चलें। स्लो डाउन। हाँ, जल्दबाजी जीवन की गुणवत्ता को कम करती है। दूसरा, मुस्कुराएं। एक खुश मिजाज रवैया न सिर्फ दोस्त बनाने में मदद करता है, बल्कि खुद को भी शांत रखता है। तीसरा, धन्यवाद दें, यानी अपने आसपास की चीजों, प्रकृति, भोजन और लोगों के प्रति आभारी होना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, पल में जिएं। लिव इन द मोमेंट। अतीत को लेकर पछताना और भविष्य की चिंता करना छोड़ें। धीमे चलें और पल में जिएं। ये दोनों नियम आज के हसल कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, जहां हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है। और अगले प्रमोशन की दौड़ में। हाँ, तो क्या किताब इस बात पर गौर करती है कि इस धीमी गति को उस दुनिया में कैसे पाया जाए जहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर है? किताब का तर्क है कि ये एक चुनाव है। आप अपनी नौकरी में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन आप अपने खाली समय में धीमेपन को चुन सकते हैं। जैसे प्रकृति से दोबारा जुड़ना इसका एक तरीका है, जो कि एक और नियम भी है। पार्क में टहलना, अपने बगीचे में काम करना, ये गतिविधियां आपको वर्तमान में वापस लाती हैं। ये मल्टीटास्किंग के जहर का इलाज है। बिल्कुल सही कहा। तो दूसरा ग्रुप हम शारीरिक स्वास्थ्य का बना सकते हैं। इसमें हारा हाची बू वाला नियम तो है ही, अपना पेट पूरा ना भरें। और कौन से नियम इसमें आते हैं? इसमें एक और बहुत दिलचस्प नियम है, अपने अगले जन्मदिन के लिए आकार में आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाकर भारी वजन उठाएं। इसका मतलब है रोजाना हल्की फुल्की कसरत। ओकिनावा के लोग बहुत चलते हैं, बागवानी करते हैं और रेडियो ताइसो नाम की एक 5 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, रेडियो ताइसो। हाँ, जो जापान में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ निरंतरता पर जोर है, कभी कभार की जाने वाली कड़ी मेहनत पर नहीं। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। और तीसरा ग्रुप शायद उन नियमों का है जो इन सबको एक साथ बांधते हैं। बिल्कुल, जिसमें हमारे पहले के 2 स्तंभ आते हैं। पहला नियम, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, जो मोआई के महत्व को दिखाता है। और दूसरा, हमेशा सक्रिय रहें, रिटायर न हो। और आखिरकार 10वां नियम, जो इन सब का सार है, अपने इकिगाई का पालन करें। उस जुनून को खोजें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं जो आपको हर दिन जीने का मतलब देता है। सही। ये सब सुनने में बहुत सहज और सरल लगता है, लेकिन शायद यही इसकी ताकत है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूर्वी दर्शन, पश्चिमी मनोविज्ञान के कुछ बहुत आधुनिक विचारों से भी जुड़ता है, जैसे फ्लो की अवधारणा। हाँ, और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। फ्लो मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई का कॉन्सेप्ट है। चिक्सिंटमिहाई। हाँ, ये वो मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। आप पूरी तरह से उस काम में खो जाते हैं। जोन में होना जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। मुझे याद है एक बार मैं गिटार बजा रही थी और मुझे लगा 15-20 मिनट हुए होंगे, लेकिन जब मैंने देखा तो 2.5 घंटे बीत चुके थे। वो फ्लो की स्थिति थी। मेरे साथ ऐसा अक्सर लिखते हुए या बगीचे में काम करते हुए होता है। ये वाकई खुशी का एक बहुत ही शुद्ध रूप है। तो किताब का तर्क ये है कि जब हम अपना इकिगाई जी रहे होते हैं तो हम ज्यादातर समय फ्लो की स्थिति में रहते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि ओकिनावा के कारीगर, किसान या कलाकार जब अपने काम में लगे होते हैं तो वे फ्लो में होते हैं। वे पैसे या प्रसिद्धि के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि उस काम को करने की प्रक्रिया का ही आनंद ले रहे होते हैं। हाँ, यही उनके लंबे और खुशहाल जीवन का एक बड़ा राज है। और दूसरा बड़ा कनेक्शन लोगोथेरेपी से है,
जो विक्टर फ्रैंकल का विचार है। हाँ, विक्टर फ्रैंकल जो खुद एक नाजी यातना शिविर से बचकर निकले थे, उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन में अर्थ की तलाश है। मैन सर्च फॉर मीनिंग। वही उन्होंने देखा कि शिविर में वही लोग जिंदा बच पाए जिनके पास जीने की कोई वजह थी, चाहे वो अपने परिवार से दोबारा मिलना हो या अपनी कोई किताब पूरी करना। फ्रैंकल कहते हैं कि आज के समाज की कई मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन और चिंता जीवन में अर्थ की कमी या एक अस्तित्ववादी शून्य से पैदा होती हैं। तो अपना इकिगाई खोजना असल में उस शून्य को भरने जैसा है। ये आपको सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि मुश्किल समय में भी जीने की एक मजबूत वजह देता है। एकदम सही। इकिगाई आपको एक क्यों देता है, और जब आपके पास जीने का क्यों होता है तो आप लगभग हर कैसे को सह सकते हैं। तो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अच्छी आदतें और एक क्यों होना जरूरी है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, मुश्किलें आती हैं। ये दर्शन इन चीजों से कैसे निपटता है? किताब में इससे जुड़े 2 और दिलचस्प विचार हैं, वाबी साबी और एंटी फ्रेजिलिटी। हाँ, ये दोनों ही विचार जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के बारे में है। वाबी साबी। वाबी साबी यह अपूर्णता में सौंदर्य देखने की जापानी कला है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इम्परफेक्शन। हाँ, यह हमें अपनी खामियों, अपनी असफलताओं को स्वीकार करने और उनमें भी एक तरह की खूबसूरती देखने के लिए प्रेरित करता है। सोशल मीडिया पर परफेक्शन दिखाने के दबाव के दौर में ये एक बहुत ही राहत देने वाला विचार है। मतलब हर चीज को ठीक करने या छिपाने की कोशिश करने के बजाय उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है। और एंटी फ्रेजिलिटी? हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक कांच के ग्लास को गिराते हैं तो वो टूट जाता है, वो फ्रैजाइल यानी नाजुक है। ठीक है। अगर आप एक प्लास्टिक की गेंद को गिराते हैं तो वो वैसी ही रहती है, वो रिजिलियंट यानी लचीली है। लेकिन एंटी फ्रेजिलिटी एक कदम आगे है। वो क्या है? कल्पना कीजिए कि आप किसी चीज को गिराते हैं और वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आती है। जैसे जब आप जिम में वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां सिर्फ ठीक नहीं होती, वे माइक्रो टीयर्स से गुजरकर पहले से ज्यादा मजबूत बनती हैं। अच्छा, यही एंटी फ्रेजिलिटी है। वाह, ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुश्किलों को एक ऐसी चीज के रूप में देखना जो आपको तोड़ सकती है, कि बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखना जो आपको पहले से बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों को भी इसी तरह देखना चाहिए। हर तनाव, हर झटका, हर असफलता हमें कुछ सिखाने और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का एक मौका है। यह सिर्फ वापसी करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर होकर वापसी करने के बारे में है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और किताब का मूल्यांकन करें तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मेरे ख्याल से ये किताब उन लोगों के लिए एक मरहम की तरह है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके हैं, दिशाहीन महसूस कर रहे हैं या बर्नआउट के कगार पर हैं। इसकी भाषा बहुत सरल और शांत है। ये हारा हाचीबू और रेडियो ताइसो जैसी बहुत ही व्यवहारिक सलाह देती है जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये किसी को उसके सपनों की नौकरी का नक्शा नहीं देगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि ये किताब उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड देगी कि अपना पैशन कैसे खोजें और उसे करियर में कैसे बदलें, तो उसे निराशा होगी। तो ये करियर गाइड नहीं है? नहीं, ये एक करियर गाइड से ज्यादा एक लाइफस्टाइल गाइड है। कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें गहराई की कमी है। मतलब ये पूर्वी और पश्चिमी विचारों का एक सैम्पलर प्लैटर जैसा है जो किसी भी एक विषय में बहुत गहराई तक नहीं जाता। लेकिन शायद इसकी खूबी इसी सादगी में है। हाँ, हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये किसी को ये नहीं बताएगी कि क्या करना है, बल्कि ये बताएगी कि कैसे जीना है। आज की चर्चा से ये साफ है कि इकिगाई सिर्फ एक शब्द या करियर पथ नहीं है। नहीं, यह एक समग्र जीवन शैली है जिसमें आपका उद्देश्य, आपका समुदाय, आपका आहार और आपकी मानसिकता सब कुछ शामिल है। यह उम्र बढ़ने को गिरावट के बजाय एक निरंतर विकास की यात्रा के रूप में देखने का एक नया और सकारात्मक नजरिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये किताब एक नक्शे से ज्यादा एक कंपास की तरह है। ये आपको मंजिल का सीधा रास्ता नहीं बताती, बल्कि एक ज्यादा इरादेपूर्ण, शांत और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही दिशा दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक लंबा और खुशहाल जीवन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में अर्थ और आनंद खोजने में छिपा है। बहुत खूब। इस पूरी बातचीत के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है, काम और
बड़ी जिम्मेदारियों के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो फ्लो की स्थिति में ले जाती हैं, जहां समय का पता ही नहीं चलता? एक अच्छा सवाल है। हो सकता है वो कुछ पकाना हो, कोई पुराना गाना सुनना हो, अपने पालतू जानवर के साथ खेलना हो, या बस खिड़की के बाहर देखना हो। सवाल यह है कि उन अनमोल पलों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें अपनी जिंदगी में और ज्यादा जगह कैसे दी जाए।